नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को तैयार दिखाने में लगी हुई है। हर किसी ने एक एक सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने के लिए लंबा समय लिया। अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है 9 की 9 सीट पर समाजवादी पार्टी मैदान में रहेगी और कांग्रेस दूर से ही समर्थन देगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। वो ऐसे कि करहल सीट पर जीजा और साले अब आमने सामने हैं। ऐसे में विधानसभा की उपचुनाव को लेकर तमाम उन 9 सीटों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी हैं। मेरे साथ आस्था तिवारी है, मेरे साथ मोहसिन है और मेरे साथ जूही है। सबसे पहले मोहसिन सर, आपसे बात करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा समय लिया, नहीं तो अगर हम पहले देखें तो भारतीय जनता पार्टी होती थी जो सबसे पहले कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर देती थी, तब बाकी पार्टियां गुणा भाग करने में लगती थी कि कैसे किसको खड़ा किया जाए जिससे कि बीजेपी से टक्कर हो पाए। अब क्या लगता है, इतना लंबा समय लिया, करहल सीट पर जीजा साले को खड़ा कर दिया? देखिए कमनी, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर गठबंधन की बातें चल रही थी उसमें तो काट पड़ती हुई नजर आई। लेकिन आपने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस उपचुनाव को न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो इसे 2027 के सेमीफाइनल के रूप में लेकर चल रही है। तो इसलिए कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी बाकी नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए इतना लंबा वक्त लिया गया। दरअसल होता क्या है कि जब आप उपचुनाव में होते हैं और उपचुनाव में जब आप टिकट के दावेदार सामने आते हैं तो जाहिर है हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वक्त नहीं छोड़ा कि आप कोई भी बगावत कर सके, क्योंकि 25 अक्टूबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और शाम को 4 बजे से पहले नॉमिनेशन फाइल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे कोई बगावत कर सके या कोई बागी हो सके। लेकिन जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक सीट पर अभी चल रहा है मामला कानपुर की जो सीसा मऊ सीट है उसको लेकर है और गठबंधन धर्म में एक सीट मीरापुर जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दी थी, क्योंकि 10 सीटों पर होना है। मिल्कीपुर में भी चुनाव टला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अब हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर है। क्योंकि कांग्रेस ने खुद दूरी बना ली है, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये कह सकते हैं कि राहुल रण छोड़ हो गए हैं और रण छोड़कर भाग गए, ठीक है ना। तो उसमें जो है अब मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है, सब लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जब आपका खुद का प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है तो आप में वो उत्साह, वो जोश, वो खरोश वो शायद दिखाई दे सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा मैं आप खुद तो है नहीं चुनाव मैदान में। नहीं, यहाँ पे ना मुझे क्या लगता है कि देखिए, मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है वो कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस लंबे समय से देखो उसमें दो चीजें हैं। आपको 2024 के लोकसभा चुनाव को उठाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है उसमें एक नेशनल पार्टी के तौर पर खासतौर से जो एक अल्पसंख्यक मतदाता था, जो माइनॉरिटीज का वोटर्स था, जो मुस्लिम्स था, उसने एक टारगेट फिक्स किया था कि उसको कांग्रेस के साथ जाना और जो सहयोगी दलों का उसके साथ समर्थन में। मेरा यहाँ कहना यह है कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बिल्कुल जूही चुनाव लड़ रही है और जूही चुनाव लड़ रही है, मैं जूही के चुनाव में मैं क्यों भाग दौड़ करूंगा? तो वही चीज है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वो जोश दिखाई दे सकता है कि मुझे लगता है इस जोश का मैं जवाब दे सकती हूँ और मेरा अब ये सवाल जूही से ही होगा। जूही, आपको क्या लगता है? देखिए, महाराष्ट्र इतनी बड़ी मतलब विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने भी सोचा कि 2 सीटों पर लड़ना है, उसमें भी गाजियाबाद जैसी सीट जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, और ऐसे में महाराष्ट्र में जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत दिख जाती है हमें, तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सोचा कि इधर थोड़ी बहुत प्रचार करने से बेटर है कि 100 का 100% महाराष्ट्र को दे दिया जाए? देखिए, राहुल गांधी ने जो बैकफुट लिया वो यही सोच के लिया कि आखिरकार
क्योंकि जो उन्हें सीट दी जा रही थी, खैर सीट और गाजियाबाद सीट, वो ये समझ चुके थे कि यहाँ पर जीतना उनका मुश्किल होने वाला है, तो वो इसी से वो बैकफुट पर आ जाते हैं। जिसके बाद ये भी कहीं ना कहीं कयास लगने लग गए थे कि ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा का बदला लिया है, क्योंकि अखिलेश जानते थे और अखिलेश ऑलरेडी ये चीज राहुल गांधी ये जानते थे और राहुल गांधी ने ये चीज खुद ही समझ ली थी कि क्या फायदा मैं उस सीट पर चुनाव लड़ू भी और जीतू भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ और महाराष्ट्र को लेकर के तैयारी करता हूँ। बिल्कुल। महाराष्ट्र झारखंड पर उनका फोकस बिल्कुल। आज तक क्या लगता है कि अगर हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ जो किया, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बदला तो देखिए ले लिया, क्योंकि आपने सीटें भी ऐसी ऐसी प्रोवाइड की जिस पर आप खुद नहीं जीत सकते थे, आपको पता था कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या लगता है, अगर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर पाती, अगर वो 4 सीट भी नहीं जीत पाती है, क्या लगता है फिर राहुल गांधी और कांग्रेस अटैक करेगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कि आपने पूरी की पूरी सीटें लेकर क्या कर लिया? देखिए, अब कोई काम नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। जब ये बीजेपी वाले बड़ा बड़ा बात कहते थे कि 70 साल कांग्रेस ने क्या कर दिया, लेकिन तब भी कांग्रेस के अंदर वो अभिमान था कि हम 2014 में भी आएंगे, बीजेपी की लहर नहीं होगी। वही चीजें इस बार के चुनाव में देखी गई। लोकसभा में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन करके अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बतौर बनी, तो अब हरियाणा में कांग्रेस ने उनको बैकफुट पे लिया। कांग्रेस का अभिमान जागा यहाँ पे कि हरियाणा में तो हमारी लहर है, आ तो हम रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है, अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना गेम खेला कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हम है इस वक्त, तो हम ही अपना जो है चमकाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष, मेरा ये कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से ना लड़ते हुए आपस में ज्यादा लड़ लेती है, आपस में ज्यादा लड़ लेती है। और यही जो लड़ाई है, वो कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है, और यही आलम जो है पूरी तरीके से जो हरियाणा में वो कहीं उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में भी देखा जा सकता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने पहले से ही सारे प्रत्याशियों को उतार दिया। भले ही कांग्रेस नेशनल पार्टी है और उत्तर प्रदेश में एक टाइम इसका दबदबा भी रहता था, लेकिन ये गठजोड़ ही था जिसने लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को इतनी सीटें दिलाई। पीडीए का समर्पण अगर देखा जाए तो वो इंडिया गठबंधन का ही समर्पण था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको अपना एक एजेंडा बना करके उपचुनाव में उतरते हुए नजर आए हैं, जो घातक इनके लिए हो सकता है। लेकिन नहीं, मेरा यहाँ सवाल इसमें दूसरा है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है, 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए, कुंदरकी में, मंझवा में और फूलपुर में, और इसके अलावा जो है आपका गाजियाबाद, खैर में और जो कटहरी है, ये तमाम सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जहां तक आप जिक्र कर रहे थे, वो गठजोड़ वाली बात जो चल रही थी कि भाई कांग्रेस और सपा के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सहयोगी दलों को से किनारा कर लिया। लेकिन एक चीज है, इस उपचुनाव में 2 चीजें तो क्लियर हो गई। इधर अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, कांग्रेस को कहा कि आप जाके खैर और गाजियाबाद लड़ लीजिए, 40 साल का सूखा खत्म नहीं हुआ कांग्रेस का खैर में, और पिछले 22 साल से इंतजार में गाजियाबाद के अंदर कांग्रेस, ठीक है। उन दोनों सीटों को छोड़ा, उम्मीद ये थी कि फूलपुर छोड़ दी जाएगी, और फूलपुर के लिए शायद समाजवादी पार्टी तैयार भी हो गई थी। लेकिन पेच अटका था आकर मंझवा पर, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये थी कि मंझवा से वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे। ठेंगा दिखा दिया समाजवादी पार्टी ने। उधर संजय निषाद को ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो मंझवा और कटहरी पर मांग कर रहे थे और दिल्ली की परिक्रमा लगातार कर रहे थे। यही वजह थी कि टिकट घोषित करने में देर हुई और संजय निषाद के साथ कुछ ऐसा खेला हो गया कि निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। सुना था खुल्द से आदम का निकलना, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आ गए दिल्ली से वापस लखनऊ, अब क्या कीजिएगा। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि धर्मराज निषाद का जो टिकट हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि संजय निषाद के कहने पर वो टिकट किया हो, क्योंकि निषाद बिरादरी जो है उस विधानसभा सीट में काफी बाहुल्य स्थिति में है। और दूसरी सीसा मऊ को लेकर जो पेच इसलिए फंस गया कि 40 से 45% जो मुस्लिम मतदाता वहां पर है, अगर एक तरफा वो वोट कर जाएंगे तो वही पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। क्योंकि सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 12 साल से सूखा पड़ा है। 28 साल 1996 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीती थी। उसका इतिहास ये रहा है कि उससे पहले 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, 3 बार इस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का वो दौर था जब ये चला था कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1991 से लेकर 1996 तक का वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती। उसके बाद में ये नजरिया बदल गया और 2017 और 2022 में इरफान सोलंकी आते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुस्लिम, कायस और ब्राह्मण
ये 3 मतदाता जो वहां निर्णायक भूमिका में, वो कितना असर कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बोला कि अगर मुस्लिम एक तरफा वोट कर देंगे, इस बार का कहीं ना कहीं चुनाव भी तो ऐसा ही है, क्योंकि देखिए हरियाणा में भी यही हुआ कि मतलब कि बटोगे तो कटोगे, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी पोस्टर लग गए हैं बटोगे तो कटोगे। तो महाराष्ट्र में जब ये चलेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान, और क्या कहते हैं हरियाणा में चलेगा, तो उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से चलेगा। तो ऐसे में तो ये देखना होगा कि पीडीए काम करेगा कि इस बार हिंदुत्व काम। लेकिन कामनी स्पीच अगर देखा जाए तो बटोगे कटोगे पोस्टर अगर महाराष्ट्र में लगे, हरियाणा में जिक्र हुआ, तो अखिलेश यादव के लिए भी तो पोस्टर लग गए ना कि 27 में सत्ताधीश कौन। पोस्टर के जरिए ये बयान कर दिया गया कि सत्ताधीश जो है 27 में कौन बनने वाला है। कहीं ना कहीं हालांकि आज तक ये जो 9 सीटें हैं, इसी को कहा जा रहा है ये दशा और दिशा 27 की तय करने वाली है। यही तो 9 नहीं 10 सीटें हैं, मिल्कीपुर पे टला हुआ है। अभी जो मैंने मिल्कीपुर पे, अभी 9 लेकिन हाँ, सीटों को 10 लेकर ही बोला है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, लेकिन समाजवादी क्या टारगेट लेकर के चल रही है कि 27 में सत्ताधीश। ये समाजवादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी लेकर चल रही है। तभी तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सेमीफाइनल तो दोनों के लिए ही है, क्योंकि देखिए उपचुनाव आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता में बैठी हुई सरकार का होता है, लेकिन हमने देखा कि जब घोसीपुर में उपचुनाव हुआ, खतौली में उपचुनाव हुआ, वहां पर सरकार को फायदा नहीं हुआ, वहां विपक्ष के कैंडिडेट। हाँ, वरना इससे पहले की राजनीति ये रही है जो सत्ता में रहे उपचुनाव में जीत हुई है। लेकिन यहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ये इलेक्शन बहुत टफ और टाइट होता हुआ जा रहा है। नाक की दम का सवाल कहा गया ना, क्योंकि अखिलेश की नाक की भी सवाल की बात है। तो ये देखिए अपने आप में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 9 सीटों पर जो राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है किसको, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जिन जिन सीटों पर उपचुनाव थे वहां जाकर योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेला, तमाम वो चीजें हुई जिसमें उन्होंने लोगों को रोजगार, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए काम में इसमें 2 चीजें देखनी होंगी। जब मतदान का वक्त आएगा उस वक्त ये पता चलेगा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 क्षेत्रों में जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, उन क्षेत्रों में तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास किया। रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 30,000 रोजगार उन्होंने देने का वहां पर दावा किया है। तो ये चीजें वोट में कितना कन्वर्ट होती है ये चुनावी नतीजे बताएंगे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार यही सवाल गाड़ते रहता है कि आखिरकार आप रोजगार कब दोगे। रोजगार का मुद्दा बहुत उठता है हर उपचुनाव, हर किसी भी चुनावी माहौल में आप देखेंगे तो विपक्ष हर बार यही मुद्दा उठाता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस को भी टारगेट ले करके और अपने वोटर्स को साधने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। देखिए इसमें जो 2 चीजें रहेंगी, जहां तक मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट हो चुका है। जैसा आपने कहा ना, इसमें रोजगार का भी मुद्दा रहेगा, उसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं भी रहेंगी, और सबसे बड़ी बात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो सबसे आगे रहेगी। और फिर एक जो नैरेटिव सेट हो गया है, हार्डकोर हिंदुत्व का जो नैरेटिव सेट हो गया है, वो मुझे नहीं लगता कि वो नैरेटिव अब आने वाले वक्त में बहुत खत्म होगा, क्योंकि इस उपचुनाव में बटोगे तो कटोगे के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये एक देशव्यापी मंत्र बन चुका है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल हर कोई मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बटोगे तो कटोगे वाला जो है, इस पर ये राजनीति और ये लंबा खींचने वाला है, क्योंकि उन्हें सफलता मिल रही है। लेकिन सफलता मिलते मिलते जब ये बहराइच वाला, इस तरीके से बहराइच में हिंसा होता है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जाके अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, क्या लगता है जनता के पास क्या मैसेज गया है कि ये बहराइच की हिंसा के पीछे कहीं एक राजनीतिक साजिश तो नहीं थी? क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है कि ये जब तमाम चीजें खुलकर सामने आएंगी ना, तो जांच का विषय है, और कोई भी चुनाव हो, और ये तो बाई इलेक्शन है, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। अब बहराइच क्यों जा रहा है? बहराइच में तो ये हो गया एक दंगा, उसे लेकर तमाम चीजें आगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण चीज और देखिए कि जब जब कोई भी चुनाव होता, 2013 में हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा भी आ जाता है चुनाव में। बिल्कुल, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना मुजफ्फरनगर जिले में लगती है। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। अब आप देखिए 3 से 4 दिन पहले जो है उसमें कोर्ट में उसने समन जारी कर दिया। उसमें एक पूर्व मंत्री और एक प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने पर वो नहीं आए तो उनके एनपीडब्ल्यू जारी हो गए, यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं असर तो छोड़ती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर असर भी छोड़ती है, और ये वादे और दावे को भी देखती है कि आखिर
दंगे की बात हो जाती है, बेरोजगारी की बात हो जाती है, रोजगार की बात हो जाती है, महंगाई की बात हो जाती है, लेकिन फर्क जनता को किन चीजों से पड़ना है? सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना कि जनता क्या चाहती है। हम आज के समय नाक के दम पर हर एक चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के हित की बात वाकई आज कौन सी पार्टी कर रही है? ऐसे में कहीं ना कहीं हमें बहुजन समाज पार्टी को जनता 10% वोट तो नहीं दे रही, लेकिन अगर हम चर्चा में उनकी बात ना करें तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, मुझे लगता है। तो क्या लगता है, जो ये 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, देखिए, जो उपचुनाव से लगातार दूरी बनाए रखती थी, वो आज उपचुनाव में इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को एक सही दिशा चाहिए और फिर से एक पहचान चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो अगर देखा जाए खो चुकी है, और जमीनी को ढूंढने के लिए वो फिर से एक बार देखा जाए तो उपचुनाव में अपना फिर से एक तरह से मौका ढूंढ रही है कि आखिरकार पार्टी को फिर से कोई एक पहचान तो मिल सके। क्योंकि मैं जहाँ तक इसमें शॉर्ट में केवल इतना कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, मुझे जो लगता है इस उपचुनाव में वोट काटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल वोट काटने का, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी इस स्टेज पर है अभी कि पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास। स्थिति बहुत खराब है। आकाश आनंद धुआंधार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उस प्रचार से, और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चुनाव के समय में आप जाग रहे हैं, एकदम से जाते हैं जनता के पास, तो जनता आज के समय की जो जनता है वो नहीं है कि आप चुनाव के समय में जाएंगे और कहेंगे हम आए हैं, हम आपका दुख दर्द समझ लेंगे। क्योंकि काबली ना, ये खेल बहुत पहले लोगों ने खेल चुका है, तो अब जनता भी समझ चुकी है कि आप वादे तभी करते हो जब इलेक्शन टाइम आ रहा होता है, और फिर इसके बाद उन वादों का कोई मतलब नहीं रहता। तो जनता भी समझ चुकी है कि अब हमें किस मुद्दे पर और किस आधार पर वोट देना है। बिल्कुल। तो अब देखिए, आपको क्या लगता है करहल सीट पर क्या होने वाला है? जीजा साले, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी जीत सकती है, कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्या लगता है? करहल का मुझे लगता है कि करहल पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। करहल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली भी रही है। करहल जो है वो पूरी के पूरी तरह से जो है यादव परिवार की परंपरागत सीट रही है, और करहल का जो एक इतिहास रहा है, करहल में दरअसल यादव बावले हैं, यादव है, वहां पिछड़ा वर्ग है, काफी अच्छा खासा वोटर है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरुआत से इस चीज को बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि अब जो है परिवार से ही परिवार की काट को ढूंढ निकाला है। और जिस वक्त उपचुनाव की बात चल रही तभी ये कयास लगाया जा रहा था कि करहल से जो है अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अनुजेश यादव जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद है, धर्मेंद्र यादव उनके सगी बहनोई है, संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की बहन है। अब धर्मेंद्र यादव के भाई तेज प्रताप है जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर तो उनके भी बहनों हुई है, तो जीजा साले में आमने सामने की टक्कर है। अब उसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि साले साहब जीजा से आगे निकलते हैं, जीजा जी साले साहब से आगे निकल जाते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट को दामाद ले जाएगा या फिर उनका भतीजा ले जाएगा? कहीं ना कहीं करहल की जनता को अब इन लोगों ने धर्म संकट में डाल दिया है। धर्म संकट का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा वाकई में। मतलब इन 9 सीटों में अगर कहा जाए तो करहल की जो सीट है उस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो फिर इन 9 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उन नतीजों में कौन कहां बाजी मारता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक एक सीट पर गणित बिठाते हुए अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी मैदान में रहेगी। तो देखना होगा कमल खिलता है, साइकिल पंचर होता है, या फिर बाजी कोई और मारता है। बाकी आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और खासकर करहल सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। नमस्कार।